अमल कभी कभी कहती थी कि अल्लाह सुनता है, जिसे वो सुनता है वैसे कोई नहीं सुनता, मगर इस बात पर यकीन नहीं आता था जो इसकी तार तार ज़ात को देखकर भी अनजान बना हुआ था। इससे वो बोलकर क्या कहता है, यही इसकी सोच थी। ऊपर वाले से ताल्लुक, बस फुल स्टॉप। इस सपाटपन के साथ इसने बहुत नियत बांधी और सर झुकार का हाथ बांधे मध्यम आवाज़ में पढ़ने लगा। इसी तारीख सी सर्द रात में करम एक कब्र के बराबर में वीरान सा बैठा था। कब्रिस्तान की गहरी खामोशी में सैकड़ों कब्रें दूर तक सोई हुई थीं। उनमें से कुछ पक्की थी, कुछ कच्ची और कुछ बिल्कुल ताज़ा, जिन पर फूल पड़े थे और गीली मिट्टी की महक में काफूर की बू रची बची थी। वो अकड़ों बैठा घंटों में सर दिए हुए था। सर्द हवा से सारा कब्रिस्तान सियाह रात की तारीकी में अजीब पुरसरार लग रहा था। इसने सर उठाकर हाथ जरा आगे बढ़ाया और फिर 3-4 साल पुरानी कब्र की खुश मिट्टी पर उंगली से लकीरें खींचने लगा। एक आंसू इसकी आंख से लड़खा था, जिसे इसने बेदर्दी से रगड़ दिया। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा आपा, मैं एक एक की जान लूंगा, एक एक को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। आप बस 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 थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं जल्द आपके पास आऊंगा और आपकी बार में खाली हाथ नहीं आऊंगा, बल्कि इसका सर कटा सर लाऊंगा जिसने आपको इस कब्र में सुलाया दिया है। हाँ पापा, हाँ आपा। वो फिर से कब्र पर लकीरें खींचता बड़बड़ा था। अब कि इसकी आंखों की नमी में सुर्खी थी, गहरे जब की सुर्खी, इंतकाम की सुर्खी। वली ने सलाम फेर कर खाली खाली नज़रों से सामने दीवार को देखा और फिर चल में वैसे ही बैठा रहा। इसने नमाज पढ़ी रात के आखिरी पहर में। इस दोपहर में जब आसमान दुनिया पर खुदा ज़मीन वालों से बहुत करीब हुआ करता था। लोग कहते थे कि इस पहर में नमाज अदा करने वाले इसके महबूब हुआ करते हैं। इनके दिल और रोशन अरवा मुतमईन हुआ करते हैं। मगर इसके अंदर इतनी खामोशी क्यों थी? फिर वो क्यों कुछ भी इसके लिए महसूस नहीं कर पा रहा था? इसने दिल पर हाथ रखकर इसे महसूस करना चाहा, मगर फिर बेजारी से सर झटक कर उठ गया। जाए नमाज लपेटा और फिर से बिस्तर पर आकर लेट गया। इसे याद था बचपन में ज़मान जब इसे हाथ पकड़ कर मस्जिद ले जाया करता था, तब वो इन्हें फजर की नमाज में तवील क़याम करता देखकर सोचा करता था कि आखिर इसमें क्या पढ़ते होंगे। फिर एक दिन इसने इनसे पूछ ही लिया। वो मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़े मस्जिद से निकल आए। इन दोनों इसकी उम्र 9 साल थी। वो इनकी उंगली पकड़कर मस्जिद जाता और इन्हीं के साथ वापस आता। इसे ज़मान के साथ बहुत सुकून मिलता था। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर गर्दन झुकाई और जो छोटे छोटे से वली को देखा। इसने नासमझी से सर उठाया। वो तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगर मेरी नमाज तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप कुछ छुपा रहे हैं ना? आपके इसने समझते हुए मशकूक उब्र उठाए तो ज़मान हंस पड़े। फजर की पाकीज़ा ठंडक में चलते वो दोनों नीली सी रोशनी में बहुत मदम दिखाई देते थे। मैं क्यों छुपाऊंगा भाई तुमसे? मैं बस अपनी फ़ेवरेट सूरत पढ़ता हूँ, इससे नमाज थोड़ी लंबी हो जाती है। और आपकी फ़ेवरेट सूरत कौन सी है? इसने चूँकि नया नया कुरान ख़त्म किया तब तो उसका जोश बजा था। अनकबूत मेरी फ़ेवरेट सूरत अनकबूत है। अनकबूत इसने ज़ेरे लब दोहराया। इसमें क्या ऐसा कि ये सब आपको इतनी पसंद है? वो यासे से मुस्कुराते हुए नीली रोशनी में डूबे गाँव को देख रहे थे। इसमें घर की बात है वली। घर की? किसके घर की? इसे अचंभा हुआ। हवेली अब नज़र आने लगी थी। वो कच्ची पगडंडी पर चलते घर के करीब पहुँच चुके थे। मकड़ी के घर की बात है इसमें। इस घर की जो दुनिया का सबसे कमज़ोर घर है। इस घर की जो एक ही झटके में टूट जाता है। जो घर एक झटके में टूट जाए और जो सबसे कमज़ोर घर हो, इस सूरत में ये है। फिर भी इसमें पसंद करने की क्या बात है? ज़मान को अंदाज़ा था कि वो एक ज़हीन बच्चा है, फिर भी जो बात वो इसे समझाएगा वो इसकी समझ से ऊपर होगी। मगर वो उसे समझाना चाहते थे। कभी न कभी बड़े होकर वो इनके पैगाम को डिकोड ज़रूर कर लेगा, इतना अंदाज़ा नहीं इन्हें था। वो रुक कर इसके सामने पंजों के बल बैठे, इसे दोनों कंधों से थामा और इसकी आंखों में देखा। हवेली बस चंद कदम के फासले पर थी। इसमें दुनिया के घर की बात है वली। इसमें इस घर की बात है जो दुनिया का कमज़ोर तरीन घर है और फिर इस घर को तशबीह दी गई है दुनिया से। मुझे ये सूरत इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मौजूद मकड़ी का ज़िक्र मुझे अपना ज़िक्र लगता है। मैं खुद इससे को रिलेट कर पाता हूँ। अल्लाह कहते हैं कि मकड़ी का घर कमज़ोर घर है जो एक झटके में टूट जाता है। इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर जानते हो क्या? वो मुस्कुराए थे। इस मकड़ी को मालूम होता है कि इसका घर इंतहाई कमज़ोर है, बिल्कुल बेकार, मगर वो फिर भी दिन रात मेहनत करती है। इस घर को सजाती है, बनाती है और वो ये सब करके भी नहीं थकती। अगर इसका घर टूट भी जाए तो वो दोबारा बनाने लगती है। मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना वली, बार-बार दुनिया बनाने लग जाता हूँ। हालाँकि मुझे पता है एक दिन इस घर को ख़त्म हो ही जाना है। मुझे मालूम है मैं जो कुछ बना रहा हूँ वो पायदार नहीं है, ये सब फ़ना होने वाला है। मगर तुम्हें एक बात बताओ, इंसान को जितनी भी नसीहत की जाए वो भूल जाता है। उसे याद रखने के लिए ज़रूरी है दोहराना, बार-बार खुद को याद दिलाना। तो जब भी मैं दुनिया के पीछे भागने लगता हूँ या अपने इस घर की फ़िक्र में इस घर को भूल जाता हूँ जो ज़्यादा पायदार है, तब मैं इस सूरत की तिलावत करता तो मुझे दोबारा से लाइन पर ले आती है।
वो इसका गाल थपथपाकर उठ खड़े हुए तो इसने भी कदम हवेली की जानिब बढ़ा दिए। ज़मान जानते थे कि इनकी बातें अभी से समझ नहीं आएँगी, मगर इन्हें यकीन था कि वो इन्हें जल्द समझ जाएगा। इस पहर रात के अंधेरे में वो अपने बिस्तर पे दराज़ वली को पैगाम समझ आ गया था। इसने ज़ख्मी आँखों से छत को देखा। मकड़ी का घर इतना भी नापादार हो सरदार बाबा, वो बहरहाल घर होता है जिसमें वो खुद को महसूस करती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जानता हूँ कभी घर नहीं बना सकूँगा, कमज़ोर सा भी नहीं, मगर मैं इस घर की तैयारी भी नहीं करूँगा जो इस दुनिया के बाद है, क्योंकि इसने अपनी निशानज़दा हथेली को सामने किया। अब मुझे किसी भी किस्म के घर पे यकीन नहीं रहा, न इस दुनिया की और न इससे बाहर की दुनिया के। वो अब तक हथेली को देखता सोच रहा था, जिस पर लगा ज़ख्म तो मुकम्मल हो गया था। हाँ, अलबत्ता निशान रह गया था, निशान जो ज़ख्म बढ़ने के बाद भी रह जाया करते थे। सुबह सुबह सफ़ेद हवेली में खूब चहल-पहल हो रही थी। मुलाज़िमीन आम रोज़ के बरक़्स ज़्यादा मुस्तैदी से काम निपटाए दिखाई दे रहे थे। चमकते टाइल्स वाले लॉन्च में नाश्ते के बाद ज़मान और बीजान बैठे हुए शायद मेहमानों की फ़हरिस्त बना रहे थे। दाएँ हाथ वाले सोफ़े पर बुर्रहमान निज़ार और बख्तियार शादी के खाने के बारे में गुफ्तगू थे, और इनके मुखालिफ सोफ़े पर पैर ऊपर करके बैठी अमल पुरजोश सी हुई बीजान के कंधे से झाँक कर मेहमानों की फ़हरिस्त देख रही थी। शादी में चूँकि कम दिन रह गए थे, इसलिए तैयारियां ज़ोरों पर थीं। भाई, मेरा सूट दर्जी के पास से है, लाना है, और मेरी बारात की जूती भी लानी नहीं है। इसने सामने बैठे बख्तियार को मुखातिब किया तो वो मुस्कुरा कर सीधा हुआ। ठीक है, शाम में मैं शहर की तरफ जाऊँगा तो तुम चलना मेरे साथ, जो भी खरीदना खरीद लेना। किसी दोस्त वगैरह को शहर से दावत देनी तो बता दो अभी तुम दोनों। बीजान ने मसरूफ़ सा चेहरा उठाकर दोनों बेटियों को देखा। जी बीजान, मैंने देनी है फ़ख्र और शाज़ेब को। निसार ने जल्दी से कहा तो बीजान की नज़रें बख्तियार पे फिसली। नहीं, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जो भी है इन्हें मैं दावत दे चुका हूँ। इसने कहकर अपना बजता मोबाइल सामने की ओर लॉन्च से उठ गया। ज़मानी अमल की दोस्तों को बुलाना है, जो भी नाम है इसमें लिख दो, मैं पैगाम पहुँचा दूँगा सबको। ज़मान भी कहकर उठ गया तो वो तीनों लॉन्च में तनहा रह गए। बीजान, सामिया को देनी है दावत? इसने चेक कर याद दिलाया तो बीजान ने मुस्कुरा कर इसको देखा। वही सामिया ना जो मोटा सा ऐनक लगाया करती थी। निसार ने इसे जानकर छेड़ा था, मगर खिलाफ मामूल इसने खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, वो बचपन में लगाया करती थी चश्मा, अब इसने लेंस लगवा लिए हैं। मज़े से इतला दी, जो भी लगाती तो वैसी ही होगी ना। बोंगी सदा की। अब के हमला ज़रा दूसरी नोयत का था। इसने दर्जीदा नज़रों से निसार का चेहरा देखा। कोई नहीं, वो बोंगी अच्छी खासी समझ और प्यारी लड़की है, अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है, आप ज़्यादा मत बोला करें। खफ़ी से कहा, दोस्त को तो देखो, अपनी शादी भी हो गई इसकी और तुम अभी तक यहाँ हो। बीजान, शादी करें इसकी और भेजें इसके ससुराल। हाँ, तो अब भी तो यहाँ है ना। बीजान, भेजें इन्हें भी इनके ससुराल। इसी के अंदाज में कहा तो वो हंस दी। लड़कियां जाती हैं ससुराल, लड़के नहीं। नहीं, मैंने कुछ लड़कों को भी ससुराल जाते देखा है। मैं इन लड़कों में से नहीं हूँ, क्या पता आगे जाकर हो जाए। बीजान ने फेरस साइड पर रखे टेबल पर धरी उठने ही लगी थी कि सामने से वली दाखिल हुआ। बीजान, सरदार बाबा कहाँ है? इसने सवाल किया तो निसार अमल ने बेवक्त इससे सर उठाकर देखा। आसमानी रंग की कमीज शलवार में मलबूस निखरा निखरा धुले बालों को पीछे जमाए हाथ में मोबाइल पकड़े वो निकलने के लिए तैयार लग रहा था। हाँ, इसके कंधे पर आज शॉल नहीं थी। ऊपर गए हैं, कह रहे थे कि आज जाएंगे डेरे पे। अच्छा, इसने बेख्तियार कहा। अमल ने होठ में मस करते हुए इसके खूबसूरत सरापे से नज़र चुराई थी। क्या इसे नहीं पता कि वो इस रंग में कितना अच्छा लग रहा है? इसने खफत से सोच कर आंखें मीची। चलो ठीक है, फिर मैं इनसे वहीं बात कर लूँगा। निसार की तेवरी से देखते ही चढ़ गई थी, इसलिए उठकर इसे यकसर नज़रअंदाज करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। वो ना तो रद्दमल देता था ना दिया। अलबत्ता इसने झुके सर वाली अम्बर को ज़रूर देखा था। वो अपने सियाह फ्रॉक में मलबूस सर पूरा झुकाए अनग शहादत से अंगूठे के नाखून छील रही थी। बेसातुर सा वली पलटने लगा। ज़मान की आवाज़ पर रुक गया। ठहरो वली। अब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे। सफ़ेद बेदाग लिबास पे कत्थई रंग की शॉल कंधों पर डाले, हमेशा की तरह शफीक और बारोब। वो रुक गया। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। इसके बेतासुर चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। जी सरदार बाबा, क्यों नहीं? बहुत दिनों बाद इसके अंदर वही 9 साल वाले वली की खुशी ने सर उठाया था। ठंडी फजर आज भी कहीं इसके आसपास खड़ी थी। बरखुदार, तुमने अपने दोस्तों को बुलाना है शादी पर? उन्होंने एक पल को रुक कर से पूछा तो इसकी मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरा संजीदा हो गया। नहीं सरदार बाबा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस डेरे पे काम करने वालों से सलाम दुआ है, वो तो वैसे भी आएंगे और कोई ख़ास मेहमान नहीं है। बीजान और अमल चुपचाप इसका चेहरा देखने लगी, मगर वहाँ पर कोई तासुर, कोई निशान नहीं था। ज़मान ने कदम आगे बढ़ाए और इसके साथ ही बाहर निकल आए। कपड़े वगैरह सिलवाए तुम्हें शादी के लिए, या वो भी नहीं? इनके खफा से इस्तफार पर वो मुस्कुराया। मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर बीजान ने ज़बरदस्ती सिलवा दिए कपड़े मेरे लिए।
गाड़ी में बैठते हुए ज़मान ने इस पर एक और खफ़ा निगाह डाली तो वो खुलकर मुस्कुराया। आप मेरे लिए क्यों फ़िक्रमंद होते हैं सरदार बाबा? बच्चा नहीं हूँ मैं, मगर मेरे लिए तो अब तक वही वली हो जो रोज़े फ़जर पर मेरी उँगली पकड़कर मस्जिद जाया करता था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, फिर भी उसने सुन लिया। चौंक कर इनकी जानिब देखा। गाड़ी एक बार फिर से कच्चे रास्ते पे दौड़ रही थी। आपको याद है अभी तक? मोड़ काटते हुए इसने धीरे से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। इतने खूबसूरत लम्हात भूलने के लिए तो नहीं जमा किए गए थे मैंने। तुम अपनी दानत में जितने भी बड़े हो जाओ जनाब, मेरे लिए वही वली हो जिसके सवालात पर मैं अक्सर खामोश हो जाया करता था। क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे सवाल किया करते थे? एक पल को रुक कर इसका चेहरा देखा तो वो मुस्कुराया। इतने खूबसूरत लम्हात को भूलने के लिए तो नहीं जमा किए थे मैंने। हाँ, ज़मान हंस पड़े। बहुत दिनों बाद इन्हें अपना पुराना वली नज़र आया था जो अपनी बातों से इन्हें लाजवाब कर दिया करता था। अब लग रहा है कि बड़े हो गए हो, हालांकि मैं ये बचपन में किया करता था। लुफ्त अंदाज होते हुए इसने कहा तो ज़मान फिर से हंस दिए। तुमसे जीतना वो भी बातों में मुझ जैसे बूढ़े के लिए ज़रा मुश्किल है। बूढ़े कहाँ हैं आप? ब्रूस को सिकड़ कर एक पल के लिए इसने ज़मान को देखा था। वक्त से पहले बुढ़ापा इन पर आता है जो अपने अमान को पाक नहीं रखते। आप तो ज़रा सी गफलत पे सूरह अनकबूत पढ़कर खुद को राह रास्त पर ले आया करते थे। ज़मान ने बहुत चौंक कर इसे देखा। वो मसरूफ़ सा ड्राइव करता कह रहा था, इतनी पुरानी बात तुम्हें इतनी जज्बात के साथ कैसे याद है वली? मैंने बुलाना चाहा था सरदार बाबा हर बात को, मगर इसने कंधे उचकाए। नहीं बुला सका, कुछ भी नहीं। सब मेरे ज़हन में इस तरह ताज़ा जैसे कल हुआ हो। मेरी मेमोरी पे जानते हैं मेरी टीचर हमेशा मुझे शाबाशी दिया करती थे। मगर उसने गहरा साँस लिया। आस-पास फैले सरसब्ज़ खेत पीछे की जानिब दौड़ रहे थे। मुझे लगता है मैं अपनी याददाश्त की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लोगों के लिए मेरी मेमोरी एक नेमत है, लेकिन मेरे नज़दीक इसने गाड़ी डेरे के बाहर रोकी। मेरे लिए ये एक क्रस्ट गिफ्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। किसी भी तकलीफ़ तासुर के बगैर वो बहुत आराम से कह रहा था। फिर उनको देखकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतर गया। ज़मान भी गहरा सांस लेते दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब उतरे। ज़ोहर के वक़्त सूरज का भी सर्दी से यख़ पड़ रहा था। इसने स्याह दुपट्टा चेहरे के गिर्द लिपटा और जाए नमाज़ पर आ खड़ी हुई। सुकून से नमाज़ पढ़ने के बाद इसने आखिरी रकअत से सलाम फेंकर दुपट्टा खोला तो उसके बालों से फिसल कर खुलता चला गया। वो अपनी आखिरी तह भी ढीली कर गया था। इसने ठंडे हाथों को आपस में रगड़ कर इनका यकसा असर करना चाहा और फिर सुर्ख़ सी हथेली को जोड़कर बुलंद किया। इसका ताल्लुक अपने अल्लाह से वली के बरअक्स बहुत अच्छा था। इससे मोहब्बत थी। इसके लिए नमाज़ पढ़ना इसे खुशी दिया करता था। फजर की नमाज अगर कभी कज़ा हो जाती तो इसको खुद के वजूद में खालीपन उतरता महसूस होता था। वो एक आइडियल मुसलमान नहीं थी, मगर इसका अल्लाह से रिलेशन था। क्या था, कैसे था, इसका जवाब इसे कभी नहीं मिला। वो अल्लाह से मोहब्बत करती थी, मगर वो मोहब्बत कभी बयान नहीं कर पाई थी, इतना अंदाज़ा इसे था। चंद पल नरम हथेलियों के प्याले को वो तकती रही, फिर इसके लबों में जंबिश हुई और वो आंखें बंद किए दुआ मांगने लगी। अपने नसीब की दुआ, वालदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने घराने के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए, और आखिर में जिस दुआ का इसे इंतज़ार रहा करता था, वली के लिए। वली के लिए दुआ करते इसने आंखें खोली थी, मगर आंखें खोल लेने के बाद भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुआ था। सुबह वाले आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उसके कहीं आस पास ही था। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी हिफाजत करें अल्लाह। एक दुआ थी जो इसके दिल से हर वक्त हरदम निकल रही होती थी। बकौल ज़मान अहमद के इसके दुश्मन ज़्यादा नहीं थे, मगर जितने थे वो बहुत सालिम थे। इसे हर दम धड़का लगा रहता था। वो कभी देर कर देता तो उससे सब्र करना मुश्किल हो जाता था। एक गैर की मोहब्बत को अपने दिल में आने से वो रोक ना सकी। बीजन कहती हैं, शादी से पहले आने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में भाई के सिवा कुछ नहीं लाता। मगर वो इनसे पूछना चाहती थी, जो मर्द बगैर इजाज़त लिए दिल के बंद कवाड़ों को खोलता हुआ अंदर जा बसे, तो उसकी सज़ा औरत क्यों सुनाई जाए। इसने जानबूझकर इसे नहीं चाहा था। इसने तो बस महसूस किया था कि इसकी नज़रों से वो पिघलती है, इसकी तकलीफ़ से दिल कटता है, इसकी गुलाबी आँखों की खुशकी से मात दे दिया करती थी। इसमें इसका क्या कसूर था? इसने तो इन सबको दावत नहीं दी थी खुद तक आने की। इसने कभी इसका हौसला अफ़ज़ाई नहीं की थी और न वली की जानिब से ऐसा कोई जवाब मौसूल हुआ था। वो तो था ही सदा का दूर, वो तो कभी इसके करीब नहीं आया था, गलती से भी नहीं। फिर क्यों था ऐसा कि वो करीब-करीब लगता था? क्यों इस पर गुस्सा आ जाने के बाद भी वो उसकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ पाती थी? क्यों वो अजनबी होते हुए अपना था? क्यों आखिर वो उससे सख्ती नहीं करता था? इसने आंखें बंद की तो आंसू पलकों पर ठहर गए, बल्कि नाक सुर्ख हो गई, होठ ललचाने लगे। अल्लाह जानता था कि वो ये सब कुछ जानकर नहीं कर रही। इसने इससे मोहब्बत सोच कर नहीं की थी। वो तो इसकी कच्ची उम्र का ख्वाब था जिसका रंग इसके दिल पर पक्का होता जा रहा था। चेहरे पर हाथ फेर कर उठी जाए नमाज तय की और से सिंगार में इस पर रखा, फिर दुपट्टा सर से उतार कर कंधे पर फैलाती हुई बाहर आई। बाहर जिंदगी वैसी ही चल रही थी, मखसूस चहल पर, और वो ही
दिन चढ़े की सरगर्मियाँ। इसने नीचे उतर कर बीजान को यहाँ वहाँ ढूंढा। वो गेस्ट रूम में किसी मेहमान के साथ बैठी थी। शादी का घर तो अगले हफ्ते से मेहमान आने ही वाले थे, मगर अंदर बैठी खातून शायद जमान की जानने वाली थी। इसने हाफ बंधे बालों से निकलती लटको कान के पीछे अरसा और दरवाजे से बाहर अंदर झाँका। वो 25-26 साल की बहुत खूबसूरत सी औरत थी। नफीस लिबास में मलबूस इसने सर पे सलीके से दुपट्टा ओढ़ रखा था। साथ वो मुस्कुराकर बीजान से कुछ कह भी रही थी। एक जानिब सोफे पर सियाह बालों वाला इसी के जैसा प्यारा सा बच्चा बैठा था, शायद इसका बेटा हो। वो दरवाजे से पीछे हुई। बीजान गेस्ट रूम से बाहर निकली तो उनकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। ये कौन है? अब उबरू से गेस्ट रूम के बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। ये वली की दोस्त की बेवा है कांता। तुम जाकर अंदर बैठो, मैं ज़रा चाय पानी का इंतज़ाम करूँ। इसको हैरान व परेशान छोड़कर वह किचन की जानिब बोली। इसने खुद को कंपोज किया और गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कांता जो जैन के माथे पे गिरे बाल दुरुस्त कर रही थी, अमल को देखकर सीधी हुई। फिर इसे देखकर इसके नरम खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अस्सलाम वालेकुम। वो पास चली आई। चेहरे पर आती लटको एक बार फिर कान के पीछे अड़स कर वो इससे मिली। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गर्मजोशी से गले मिलने के बाद इसने अमल को खुद से अलग किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी शनासाई आखिर इस अनजान औरत को इससे कैसे। इसने झुककर जैन के नरम गाल को 2 उंगलियों से छुआ। फिर मुतज़ब्बिस तसासुरात के साथ वो मुकाबिल सोफे पर जा बैठी। कांता तो इतनी खुश थी कि इससे बताया नहीं जाता था। कैसी हैं आप अमल? इसे इसका नाम कैसे पता? इसने जल्दी से पलकें झपकाकर चेहरे पर पहली नासमझी रफ़ा की और फिर मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या हम पहले मिल चुके हैं? इसने इतनी मासूमियत से पूछा कि कांता बेसाख्ता हंस दी। हंसते से इसके गाल पर ऊपर उठ जाते थे। उनका रंग अनारी से रंग में ढल जाता था। वो बिलाशबा बहुत खूबसूरत औरत थी। अमल ने इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। कह भी सकते हैं वैसे आपका नाम मुझे आपकी अम्मी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले। इसने इत्मीनान बख्श सी सांस खारिज की। बीजान ने बताया था इसका नाम इनको। कैसी हैं आप? और ये आपका बेटा है, नाम क्या है इसका? अपनी सारी बेचैनी छुपाकर इसने जल्दी से मेज़बानी निभाई। जी मेरा ही बेटा है, जैन नाम है इसका। जैन सलाम करो अम्मल आपी को। इसने जैन से कहा। फिर जैन शर्माता हुआ उठा इस्तक और अपना मासूम सा छोटा सा हाथ इसके जानिब बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम अमल आपी। अमल ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पास ही बिठा लिया। वो सुर्ख होते गालों से इसके साथ बैठा रहा। अमल को इस पर बेतरह प्यार आया था। आपका बेटा बहुत क्यूट है कांता। यही इसके अल्फाज मुंह से निकला और यही तय हो गया। और बगैर बुरा मनाए मुस्कुराती रही। इसके चेहरे पर सादगी से ना कोई अजीब किस्म की ज़ौमनी मुस्कुराहट, ना कोई ऐसा तासुर जिससे अमल गैर आरामदा हो जाती। क्या करती हो अमल? कुछ देर बाद कांता ने पूछा तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो गैरों के साथ इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ करती थी, मगर कांता का मिजाज ही और था। अभी भी बीएससी के पेपर से फ़ारिग हुई हूँ। आप क्या करती हैं? वाज़ेह करते से वो पढ़ी लिखी सलीकाशार सी औरत लगती थी। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट में, यहीं इसी गाँव से ज़रा आगे जो पहला इलाका शहर का लगता है, मदीना मस्जिद, एक फर्जी नाम के साथ बोला। मैं यहाँ एक स्कूल में जॉब करती हूँ। वली ने मुझे इस जॉब के उसूल में बहुत मदद की थी। आखिरी बात पे अमल चौंकी। जिस तरह से वो वली का ज़िक्र कर रही थी, इससे साफ ज़ाहिर था कि वली इनसे अच्छी खासी पहचान थी। इसने मुस्कुराकर सर इस्बात में हिलाया। दफ्तर में बीजान कमरे में दाखिल हुई और इनके पीछे ही मुलाज़मात से भरी ट्रे लिए अंदर आई। मेरे बेटे की शादी है 2 हफ्ते बाद, तुम ज़रूर आना कांता बेटा। वली से मैंने बार-बार पूछा कि कोई जानने वाला तो नहीं रह गया तुम्हारा, मगर मजाल है जो ये लड़का मुझे कुछ बता दे। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें शादी की दावत देने तुम्हारे घर भी आ जाऊँगी। आओगी ना शादी में? वो वली की जानने वाली थी। बीजान का निहार होना तो बनता ही था। अरे नहीं बीजान, आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। मेरे घर आइएगा, ज़रूर आइएगा, मगर इस तरह मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं आऊँगी आपके बेटे की शादी में, मगर शायद ज़्यादा ना ठहर सकूँ। ज़ैन और मेरे रसूल का मसला होगा फिर। उन्होंने आराम से माजरत की तो बीजान मुस्कुराई। भले तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना, मगर शिरकत ज़रूर करना बेटा। मेरे घर की पहली खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा। अमल पंजों के बल बैठी चाय बना रही थी। फिर इनका कप इनकी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहते कप थाम लिया। दरअसल जैन बहुत दिनों से वली को याद कर रहा था। वली मसरूफ़ था कामों में, तो मैंने सोचा कि जैन को इससे मिला आऊँ और आप लोगों से भी मिल लूँ। बीजान खुले खुले चेहरे के साथ मुस्कुराई। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, नहीं तो वली ने तो मुझे कभी ना बताना था। बस अभी आता ही होगा आगा जान को लेकर वो फिर से बीजान के साथ मुकाबिल सोफे पर जा बैठी। कुछ ही देर में बातों के दरमियान बाहर से इसके कार के हॉर्न की आवाज़ आई थी। फिर गेट खुलने की, कदमों की चाप की। जा अमल, वली को बुलाकर ला, यूँ ना हो कि वो फिर से वापस चला जाए। इसने सर हिलाया और गेस्ट रूम में से बाहर निकल आई। इसे किचन में नज़र आ गया था, सुबह वाले लिबास में, हमेशा की तरह खामोश और संजीदा। वो कांता आई है आपसे मिलने, बीजान बुला रही हैं आपको गेस्ट रूम में। मुझे पानी पी रहा था, बुरी तरह हैरान हुआ। शायद वो कांता की तवक्को हरगिज़ न कर रहा था। कौन कांता? अनजान बनते हुए इसने सरसरी सा पूछ कर गिलास रखा और
उसकी जानिब पलटा। स्याह लंबी फ्रॉक इसके टखनों तक गिरती थी। वो नीचे से चूड़ीदार पजामा बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा था। जैन की मम्मा अमल ने भी इतने ही सुकून से जवाब दिया और किचन के दरवाजे से हट आई। थोड़ी देर बाद वो गैस रूम में दाखिल हुई तो अमल और बीजान को कांता के मुकाबले बैठे देखा। वो बहुत खुश दिली से बातें कर रही थी। इसने सलाम किया और सामने के सोफे पे जा बैठा। कैसी हैं आप कांता, और यहाँ कैसे आना हुआ? जैन इसके पास भाग कर आया था। इसने इसके माथे पर बिखरे बालों को हाथ से कुछ और बिगाड़ा, फिर इसे अपने पास ही बिठा लिया। ये तुम जैन से पूछ लो, इसने बहुत तंग किया मुझे इन सारे दिनों में कि मुझे वली के पास जाना है, वली से मिलना है मेरे पास। इसे यहाँ लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसकी बात पर मुस्कुराकर से सर झुकाकर जैन का चेहरा देखा। क्यों भाई, क्यों तंग करते हो अपने मामा को अपनी? इसने मीठी सी खफी से कहा तो अमल मुस्कुराया। इसने वली को कभी किसी बच्चे के साथ इतना बेतकल्लुफ़ नहीं देखा था, मगर फिर भी इसे मालूम था कि वली को बच्चे पसंद हैं। बस वो ही था जो इसकी जानिब से इतना बेफ़िक्र था। अगर जो वो भी इसकी ऐसी बेपरवाह करता जैसी वो करती थी। इसने सर झटका। कांता अब जाने के लिए उठ रही थी। इन सब से शादी में आने का वादा करके वो पलट गई तो वो तीनों भी गैस रूम से बाहर निकल आए। चलें बीबी जान, अब मैं चलूँगा, बस सरदार बाबा को छोड़ने आया था। कोई काम है आपको? जाते-जाते इसने पलट कर पूछा तो बीजान को एकदम याद आया। तुम्हारा कुर्ता सिलने के लिए दिया है, मैं वो लेकर आना है, नहीं तो गुम हो जाएगा। इसने सर हिलाया। अमल ने मुस्कुराहट दबाई थी। बीजान, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बाजार। मुझे नहीं पता आपने कुर्ता किसको दिया है। वली अहमद सख्त बेजार हुआ था। बीजान इस पे आदत खफा हुई। लड़के कोई ख्याल भी है अपना या नहीं? किस चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? शादी का पूछो तो तुम कहते हो कि मैं क्या करूँगा शादी करके? ये हद थी। बीजान के पीछे खड़ी अमल हंस पड़ी। वली के कान सुर्ख हुए, मगर बीजान खफी से बोल रही थी। लड़कों को देखो जाकर, बाज़ारों में 100-100 चक्कर लगा आते हैं खुद के कपड़ों के लिए, शादी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। छी-छी लड़कियों से बेवक़्त मोहब्बतें बघाड़ते रहते होते हैं, और एक तुम हो वली। अमल को अपनी हँसी रोकना इस समय बहुत मुश्किल लगा। वली भी जान को रोकना चाह रहा था, मगर बेसुध। तुम 6-6 लड़कियाँ नहीं पसंद कर सकते, कम से कम को एक ही पसंद कर लो। यूँ इस तरह ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? पल भर को वली की नज़रों ने इनके पीछे खड़ी लड़की तक का सफ़र किया और बीजान के करीब हुआ। बीजान, मैं कुर्ता लेने ज़रूर चलूँगा, और आइंदा मेरी मजाल जो मैंने खुद से गफलत बरती। बीजान जो कदर गुस्से से देख रही थी एकदम हंस दी। वो बोला ही इतने प्यारे तरीके से था। और पसंद कब करोगी लड़की? अमल ने निचले लब दबाए अपने दूधिया पैरों को देखा। वो उसके झुके सर के बावजूद भी इसके चेहरे पे फैले कौस व कज़ा के सारे रंग देख सकता था। बीजान प्लीज़, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम में ले जाऊँगा आपको। झुककर इनको हल्का सा गले लगाता हुआ उससे कहा, बाहर की जानिब बढ़ गया और बीजान इसे जाता दिखती रही। सफ़ेद हवेली से खासे फासले पर हुसैन अहमद की हवेली खड़ी थी। शुरू में जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो यह हवेली इन दो हवेलियों के साथ ही थी, मगर फिर हुसैन ने जगह गांव के आखिरी सिरे पर लेकर एक शानदार और आला हवेली तामीर करवाई, जो हसन और जमान की हवेली से कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा पेश कीमत थी। इस हवेली में भी शादी करीब आने के बाद खासी रौनक हो रही थी। अमीना और शाजिया को आज कल रस्म के लिए बिठाया जाना था, इसलिए बहुत सी लड़कियां इन दोनों के आसपास बैठी इन्हें संवारने में मसरूफ़ थीं। वो शहर से गाँव लाई जाने वाली पॉलर की लड़कियां थीं, जिन्हें यहाँ सिर्फ इनकी तराश खराश के लिए लाया गया था। एक जाने पैर ऊंचे किए नखुद से बैठी अमीना लड़की को ज़रा हाथ हिला चलाने का कह रही थी, जो इसके पैरों का मसाज कर रही थी, तो दूसरी जाने तने नकुश के साथ गर्दन पीछे को करके बैठी शाजिया थी, जिसका फेशियल किया जा रहा था। माँ जी बता रहे थे कि अमल और वली का कोई किस्सा चल रहा है। अमीना ने इसी बेनियाजी से कहकर शाजिया को देखा। लड़की अब टिश्यू से इसके गर्दन पर लगा लोशन साफ कर रही थी। जवाबन इसने कंधे उचकाए। मुझे भी अम्मा जी ने ही बताया था। खैर, इन्हें किसने बताया ये सब? ऐसी बात पर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अमल, वो इतनी डरपोक लड़की भला क्यों मौत के मुंह में हाथ डालेगी? वली से तो कोसों दूर रहना चाहिए इससे। पता नहीं अब ये सच भी है या नहीं। अमीना ने कंधे उचकाए थे, फिर कुछ सोच कर कहने लगी, माँ जी कह रही थी कि इन्हें अर्जुमन चच्ची ने बताया, लेकिन इन्हें कैसे पता? शाजिया तंजियन मुस्कुराई। ज़ाहिर है नाजिया ही ने बताया होगा, जो अमल की पक्की दोस्त है। अमीना पर जैसे कोई इंकशाफ हुआ, यकदम अपनी कुर्सी पर आगे होकर बैठी। अरे शाजिया, इसी ने बताया होगा भला, और कौन है बताने वाला? लेकिन वो तो अच्छी दोस्त है इसकी, इसको क्या पड़ी ऐसे राज खोलने की? कोई पुरानी खार उतारनी होगी इसने, और क्या? शाजिया परवाह किए बगैर बेजारियत से बोली तो अमीना ने सोच समझ कर सर हिलाया। वैसे शाजिया, हो सकता है ये सब सच हो। अब ऐसी बातें यूं ही तो नहीं फैल जाती ना, कोई बात होती है जब भी दुनिया को मौका मिलता है अपनी ज़बान खोलने का। बदमज़ा होकर वो फिर से टेक लगाकर बैठ गई थी। अच्छा, अब तुम कोई ऐसी वैसी बात ना करना लोगों के सामने, जो भी है वो नंद है हमारी, और हमें मोहतात रहना होगा। ज़मान चचा की हवेली जाएंगे तो खुद ही सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, और अभी माँ जी को भी मना कर दें कि कोई बात मुँह से ना निकाले।
डाले, यूं ही खामोखा शादी का मजाक करकरा कर देंगी ये लोग, और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इसे तंबिया करके शाजिया अब के ज़रा आरामदेह होकर बैठी तो अमीना ने बुरा सा मुँह बनाया, भला इसने किसको बताना था, मगर अब वो पेट में गुलगुली मचने लगी थी। इसे अब किसी को तो बताना होगा, मगर किसे, ये अभी से सोचना था। निढाल सी अमल ने सारी शॉपिंग बैग एक जाने सोफे पर डाले और फिर खुद भी सोफे पर ढेर हो गई। आज के तवील चक्कर से थका दिया था। बीजान ने भी हाथ में पकड़े बैग्स एक जानिब रखे, कुंटों पर हाथ रखती सोफे पर बैठी। बीजान प्लीज़ मुझे चाय पिलवा दें। ऐसी सख्त सर्दी और थकावट में चाय की शदीद तलब हुई तो बीजान ने सर हिला कर नूरा को आवाज़ दी। थका दिया आज की शॉपिंग ने तो बीजान। इसने चादर उतार के रखी, दुपट्टा फैलाकर सामने लेती पैर ऊपर करके बैठी। हाँ, थका तो दिया, मगर शुक्र है कि बाजार का काम पूरा हो गया है। अब बार बार जाने की झंझट से जान छूटी। वो वैसे भी ज़मान कह रहे थे कि मेहमान आने वाले हैं, इनसे पहले सारी तैयारियां निपटानी है। शुक्र है आज ये भी हो गया। इसने थका सर सोफे की पुश पर डाला। मेहमान कब तक आएंगे? नूरा ने चाय लेते इसने पूछा तो बीजा ने चाय का घूंट भरते हुए देखा, बस एक दो दिन में दो दूर दराज के मेहमान तो आते ही होंगे। मुझे गर्म बिस्तर वगैरह भी निकलवाने हैं और कमरों की सफाई भी करवानी है। या खुदा कितने काम हैं। एक तो थकावट, ऊपर से इतने कामों का सुनकर इसे मज़ीद थकावट महसूस हुई थी। कल से करेंगे बीजान, आज तो रहने दें। आज होगा भी नहीं, मगरिब हो गई और रात का वक्त है, सुबह ही करवाऊंगी सारे काम मुलाजमों से। गरम गरम चाय ने इनकी सारी सर्दी को ख़त्म कर दिया था। कुछ देर बाद वो चाय सेंट्रल टेबल पर रखकर उठी और अपनी सारी शॉपिंग उठाए कमरे में चली आई। पहले वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ी और फिर शॉपिंग बैग्स में से एक छोटा सा खाकी लिफ्ट बैग निकाला। इसके अंदर दो उंगलियां डालकर इसने अंदर मौजूद एक नाजुक सी शीशी निकाली। शीशी में एक भरा से अलकासनी रंग का था। इसने ढक्कन हटाकर अपनी कलाई पर हल्का सा स्प्रे किया तो सारा कमरा पल भर की को खुशबू से महक उठा। इसने सांस के साथ खुशबू अंदर उतारी। मगरिब के बाद की निलाहट कमरे के बाहर बिखरी थी और इसके कमरे की मध्यम बत्तियां रोशन थी। ऐसे में इसका खुशबू के कमरे की फिजा में तहलुल होना इसे मजीद खूबनाक बना रहा था। इसने एहतियात से शीशा वापस अंदर रखी और फिर एक साथ ही एक चैन निकाला। इसमें बहुत सी नाजुक सी बारीक जंजीरें लटक रही थी और इन जंजीरों के अख्ताम पर जगह जगह छोटा सा डब्लू लिखा था। इसने मुस्कुराते हुए इसे भी अंदर डाला और फिर अपने साइड की दराज में छोटा सा बैग रखकर दराज बंद कर दिया। ये इसने बीजान की नज़र से बचाकर वली के लिए ख़रीदा था। वो इसे ये तोहफ़ा देना चाहती थी। खुशबू का तोहफ़ा खूबनाक सा कमरा इसे बिला वजह अच्छा ही लगने लगा था। इसने देर तक डेरे पर रहकर कामों को समेटा और फिर सुनसान पड़े लॉन से उतरकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। अगले चंद दिनों में हवेली में मसरूफ रहने वाला था, इसलिए ज़मान अहमद के हुक्म पर इसने आज सारे कामों को भी निपटा दिया था। हवेली की जानिब बढ़ती इसकी गाड़ी अंधेरे में घिरी हुई नजर आई थी। कच्चे रास्तों पर सर्दी के बाद पगडंडियाँ सुनसान पड़ी थी। दफ्तर इसने गाड़ी को ब्रेक लगाया। इसे महसूस हुआ कोई इसे देखते ही खेतों में घुसा है। इसके लिए उबरू सुखड़े आसपास बारीक बेनी से देखता है। वो चंद पल जांचता, मगर जब इसे कुछ दोबारा महसूस नहीं हुआ तो कार आगे बढ़ा दी। शायद इसका वहम हो। तकरीबन आधा घंटे की ड्राइवर के बाद वह हवेली के सामने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। अंदर लॉन से लड़कियों की तालियां बजाने और गाना गाने की आवाज़ें बाहर तक लॉन तक इसे सुनाई दी। इसने कोफा से सर झटका और फिर जो दरवाज़ा से कमरे का लॉन पिछले जानिब खुलता था इसे धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। ये दरवाज़ा इसने बहुत वाद में बनवाया था। बैक डोर जो वक्त के साथ साथ इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इसकी ज़रूरत बनाया गया था। कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद किया और चाबियाँ, मोबाइल, चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर रखकर जैसे ही मुड़ा, से कदम रुका। एक सेकंड लगा था इसे तब्दीली भांपने में। एक छोटा सा खाकी बैग के ऊपर अमल नाम की चिट लगी थी। इसने संजीदा चेहरे के साथ आगे बढ़कर इस पैकेट को उठाया, फिर दो उंगलियां अंदर डालकर अंदर मौजूद नाजुक सी शीशी बाहर निकाली। इसके ब्रू सुखड़े परफ्यूम स्प्रे के बगैर इसने टेबल पर रखा। अंदर कुछ और भी बज रहा था और फिर अपनी हथेली पर इसने जैसे ही खाकी पैकेट उठाकर एक चेन इसकी हथेली पर फिसल कर आ गिरा। एक कदीम तर्ज का कोई लकड़ी का बना छोटा सा घर था जिसके नीचे बहुत सी बारीक जंजीरें लटक रही थी। इन जंजीरों के आखिरी सिरे पर बहुत से छोटे छोटे डब्ल्यू बने थे। इसने गहरा सांस लेकर दोनों चीज़ों को दोबारा से पैकेट के अंदर डाला, फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। बाहर लॉन्च में आज लड़कियों का जम खफेर था। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही थी, ढोलकी में लड़कियों का इजाफा भी होता जा रहा था। अमन ने आज गहरे कत्थई रंग में सिल्क की लंबी गिला कमीज पहन रखी थी जिसकी आस्तनी हथेलियों तक चौड़ियों की सूरत आती थी। नीचे कमीज से ज़रा हल्के रंग का चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। दुपट्टा भी सिल्क ही एक कंधे
चेहरे पर डाला हुआ था। हाँ बोलो, हाँ बालों को इसने आदत के बरखिलाफ आज फ्रेंच चोटी में गूंदा था और गोल गोल एक सिक्के जितनी सिल्वर बालियाँ पहनी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसे भी जाने किचन से आवाज़ दी थी तो वो लॉन्च से उठकर किचन में चली आई। बेटे जाओ बराबर वाली हवेली से नाजी और अर्जुमन भाभी को बुला लाओ। मुझे देखो याद ही नहीं रहा इन्हें आज की ढोलकी का बोलना। तुम जाओ और नूरा को अपने साथ लेती आना। उन्होंने इसे कहकर पीछे दम पर पकती चाय को देखा और कामों में फिर से मसरूफ हो गईं। वो नूरा को लिए लॉन में आई, अपना दुपट्टा दुरुस्त करके सर पर लिया, मगर वो सिल्क था, बार बार सर से ढलक जाता। वली जो कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल रहा था, इसे दूसरी हवेली की जानिब बने दरवाजे के पास नूरा के साथ खड़े देखकर चौंका। इस वक्त दूसरी हवेली में इसे अनछपा हुआ वो अब दरमियानी दरवाज़ा पार किए दूसरी हवेली में दाखिल हो रही थी। इसने बखौर से जाते देखा, फिर वहीं खड़ा रहा। हवेली में हसबे ज़ाबिक ज़र्द बत्तियाँ रोशन थी और सारी हवेली का अहाता किए हुआ था। वो दोनों पोर्च से गुजरकर लॉन्च में आईं और नफीस और नज़ीर दोनों बैठे टीवी देख रहे थे। आहट पर चौंक कर देखा और फिर नफीस को तो गोया करंट खाकर उठा। अमल तुम यहाँ आओ ना। नज़ीर भी उठ खड़ा हुआ था। अमल ने बेजारियत से यहाँ वहाँ अर्जुमन और नाजिया को ढूंढा। ये काबिल नफरत शख्स क्यों बैठा था यहाँ? वो दरअसल में ताई और नाजिया को बुलाने आई थी। कहाँ है वो दोनों? इसने नफीस को नज़रअंदाज करके नज़ीर से पूछा। माँ जी, नाजिया, इसने दोनों को आवाज़ें दी। आओ ना अमल बैठो। नफीस ने फिर पेशकश की थी। नो थैंक्स, बस अब नाजिया और चाची को बुला दे, मैं इन्हें लेने आई हूँ। आज ढोलकी और कल से भाजी और निसार भाई की रस्में शुरू हो जाएंगी तो उनका वहाँ होना लाजमी है। आप ज़रा जल्दी बुला दें इन्हें। इसने एक रुखाई से कहकर नफीस की जानिब देखा तो उसका चेहरा बुझ गया। अलबत्ता नाजिया ऊपर रेलिंग से झांकी थी। अमल इसने चेहरा उठाया। चलो ना यार, बीजान बुला रही है तुम्हें भी और चाची को भी। नज़ीर माँ को कमरे में बुलाने गया था। अच्छा ना, मुझे तैयार तो होने दो। आ जाओ, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर साथ चलेंगे। बेटा मुझे पता तुम कितनी जल्दी तैयार होती है, मैं ताई को लेकर जा रही हूँ, तुम आती रहना। इसने अर्जुमन को ज़मीनों से उतरते देखकर कहा, और शायद वो नमाज़ पढ़ रही थी। इनका दुपट्टा अब तक चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। चलें ताई, आ जाएं और तुम भी जल्दी आ जाना। नाजिया, तैयार होकर दोबारा आना ना पड़े मुझे तुम्हारे लिए। इसने ताई को जैसे ही कंधों से थामा तो उन्होंने इसका हाथ झटक दिया। अमल लॉन्च में खड़ा नफीस और ऊपर से चाहती नाजिया भी हैरान रह गई। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आइंदा मेरे घर में आओ तो ये जो कील कांटे लगाकर तुम आती हो ना, इन्हें चादर से ढक कर आना। मुझे तुम्हारा ये आज़ाद रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। ये लड़कों का घर है, या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया किस तरह दूसरों के घर जाया जाता है? एक सेकंड के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। अमन को लवा कभी हिल नहीं पाएगी। इसके अंदर एक साथ बहुत से आंसू जमा हुए। चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। ताई आप ऐसे, बस बस, अब ज़्यादा बहानेबाजियों की ज़रूरत नहीं, जैसे हमें तो समझ ही नहीं आता ये सब। सर झटक कर वो बाहर की जानिब बोली तो पत्थर हुई। अमल की आंखों से आंसू टपक कर इसके कदमों में गिरा। नाजिया फौरन नीचे आई थी। अमल अमल माँ जी का ये मतलब, मगर अब इसमें और सुनने की ताकत नहीं थी। आंसू हाथ की पूँछ से साफ करती हुई भागती हुई बाहर निकलती चली गई। नूरा भी घबरा कर इसके पीछे भागी थी। ये क्या हो गया था माँ जी को? पहले तो अमल अमल कहते नहीं थकती थी। नफीस ने नासमझी से नाजिया को देखा, जो इसने मुस्कुरा कर कंधे झटके और लाइल्मी का इजहार करती तैयार होने चल दी। वो जब दरवाजे से वापस पलटी तो आंसू रोकने की कोशिश में बुरी तरह हाँफ रही थी। दुपट्टा ढलकर हाथों पर गिरा था और आंखें आंखें सुर्ख मुदारम हो रही थी। धूल कड़ा वाली बहुत बुरी तरह चौंका था। वो क्यों रो रही थी? क्या नफीस ने कुछ और सोचते इसके दांत जम गए, नजरें सपाट हो गई थी। नूरा अब खड़ी ही से संभाल रही थी, मगर अमल से संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसने कदम उसकी जानिब बढ़ाया और फिर कुछ सोचता रुक गया। यूं इसके पास जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। वो बेबसी से बालों में हाथ फेर कर वहीं खड़ा रह गया। अमल अब गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल कर के अंदर की जानिब जा रही थी। वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो अंदर दाखिल ना हो गई। तब तक अमल अमल ज़मान इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो जैसे झटका खाकर उठी। वो इन्हीं कपड़ों के साथ बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। दुपट्टा भी एक जानिब गिरा हुआ था। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। इसने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा और बेड पर आधा नीचे को झूलता दुपट्टा उठाकर गले में डाला। ज़मान ने इसके कमरे की लाइट बोर्ड पर हाथ मार कर लाइट जलाई तो सारा कमरा गोया रोशनी में नहा गया। इसने बेसाख्ता आंखें चुंधाई। क्या हो गया मेरी बेटी को? ज़मानी कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम कमरे में चली आई। क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? किसी ने कुछ कहा है? वो उसके साथ बेड पर आ बैठे तो वो जल्दी से मुस्कुराई, फिर इन्हें देखा। नहीं आगा जान, बस वाकई तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, अजीब लग रहा था तो मैं आ गई कमरे में। अच्छा अच्छा, उन्होंने समझ कर सर हिलाया। बस सामिया को ही दावत देनी थी ना, थी तुमने? और कोई दोस्त है तुम्हारी जो रह गई है? नहीं, बस सामिया ही थी, बस एक दोस्त। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखा। वो मुस्कुरा भी ना सकी। बस एक ही दोस्त है मेरी, और है लेकिन इनसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, इसने कहा तो आवाज़ कमज़ोर थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन जब तुम ढोलकी के लिए तैयार हो रही
रही थी, तब तो मैंने तुम्हें बहुत चहकते हुए देखा था। बीजान में कौन सी पालियाँ पहनूँ, बीजान ये सूट ठीक रहेगा, बीजान ये, बीजान वो। फिर एकदम कहीं मेरी बेटी को नज़र तो नहीं लग गई। वो आखिर में शफ़क़त से मुस्कुराए तो उसका दिल चाहा धाड़े मारकर रोना शुरू कर दे, मगर फिर मुस्कुराते हुए इसने चेहरा उठाया। आंखों में आई नमी को ज़ब्त के बावजूद वो रोक नहीं पाई थी। आपकी ही लगी होगी नज़र। आप मुझे कह रहे थे ना कि ये कत्थई वाला सूट ना पहनो, क्योंकि मैं इसमें बहुत प्यारी लगूंगी। देखें अब तबीयत ख़राब हो गई मेरी, हो भी सकता है मेरी नज़र लगी हो। ये रंग वाकई बहुत जच रहा है तुम पर मेरी परी। ध्यान रखा करो अपना, अब आराम करो, मैं गर्म दूध भिजवाता हूँ। नूरा के हाथ इसके सर पे हाथ रखकर वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। इसने रुके हुए आंसुओं को बहने दिया। दिल बेतहाशा भारी हो रहा था और चेहरा चेहरा वो बातें याद करके फिर से सफ़ेद पड़ता जा रहा था। इसे कुछ दिन पहले निगार बेगम का खुश रवैया भी याद आया था। क्या हो गया था ऐसा? क्या इससे कुछ गलत हो गया था? लेकिन क्या इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर कौन सी ऐसी बात थी जिस पर दोनों इस तरह से बर्ताव कर रही थी? आंसू खुश हो चुके थे, अब इसके चेहरे पर सोच की लकीरें फैली हुई थी। वली ने नमाज़ पढ़कर जाए-नमाज़ समेटा। ऐसी नमाज़ पढ़कर तो दिल पर और बोझ बढ़ जाया करता था, जो बेरूह हुआ करती थी। इसने बेजारियत से जाए-नमाज़ सोफ़े पर डाला और फिर मकानकी अंदाज़ में सिंगार में इसके सामने आ खड़ा हुआ। खाकी पैकेट अब तक वैसे ही पड़ा था। इसने शीशी निकाल के स्प्रे किया तो चंद लम्हों में खुशबू ने सारे कमरे का अहाता कर लिया। इसने परफ्यूम वापस रख दिया। अजीब-सी घुटन बढ़ने लगी थी कमरे में। वो उकताकर बाहर निकल गया। रात के इस ठंडे पहर वाली हवेली सुनसान पड़ी थी। मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे और घर वाले अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। इसने कदम लॉन की जानिब फेरे। दरवाजे के आगे बने वो दो स्टेप्स पर वो बैठी थी। इसके सिया चुटिया झुककर टाइल्स को छू रही थी। दुपट्टा कंधे पर लिए इसने वही कत्थई सूट पहन रखा था। वली इसके साथ आ रुका। इतनी ठंड में रात के इस वक्त क्या कर रही हैं आप? बहुत आहिस्ता से पूछा। ठंडे दिनों पर बैठी लड़की ने चौंक कर चेहरा उठाया। ऊंचे से लड़के को देखा। लड़का फिक्रमंदी से चेहरा इसकी जानिब झुकाए इसे देख रहा था। मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी ठंड में क्यों बैठी हो यहाँ? वैसे तो बड़ी समझदार है आप, ज़रा सी गफलत बरतने पर लोगों को बड़ा डांटती हो और अपनी कोई परवाह नहीं है। इतनी ठंड में क्या यहाँ जमना है आपने? अमल जो इसे देख रही थी पल भर में खफाई और नज़रों को सामने फेरा। धुंध में लिपटा सारा लॉन गोया धुंधला गया था। बाकी रह गए थे तो वो दो मुजस्समे। लड़की खफा सी सामने देख रही थी और लड़का बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मुझे डिस्टर्ब मत करें आप, मुझे लगता है आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं। मुझे मज़ीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा लगता है तो क्यों मेरा सर खा रहे हैं? जाएँ। आप तो किसी की परवाह नहीं करते ना, तो मेरे लिए भी कोई भी परेशान ना हो। मैं ठंड में जमूँ या फिर दोज़ख में जलूँ, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसने चिढ़कर कहा तो वली ने चेहरा ज़रा आगे को किया। इसकी खफ़ा सी आँखें लॉन पर जमा थी। इन आँखों में कुछ चमक रहा था, शायद आँसू, शायद कुछ और। आप तो सचमुच गुस्से में हैं। ज़ाहिर है रात के इस पहर मज़ाक तो हरगिज़ नहीं करूँगी। तड़क कर कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? आप अब के इसने संजीदा होकर कहा तो इसने दाँत पीस कर इसे देखा। कोई कुछ कहेगा और अमल से बच जाएगा, ऐसा अभी किसी किताब में नहीं लिखा। अब आप मेरा वैसे दिमाग मत घुमाएँ और प्लीज़ अकेला छोड़ दें मुझे। छोड़ दूँगा अकेला, कोई मसला तो नहीं होगा। सामने देखती लड़की को लगा कि लड़का मुस्कुराया था। इसने जब से गहरा साँस लेके आँखें छोटी करके इसे देखा था। नहीं होगा कोई मसला। आपको क्या लगता है मैं अपने मसले नहीं सुलझा सकती, या फिर मुझ में इतनी अहलियत नहीं कि मैं खुद को सँभाल सकूँ? बोलें क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि आप खुद को नहीं सँभाल सकती? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि वो रह लेगी मेरे बगैर, जी रह लूँगी आपके बगैर। वैसे भी आप हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब मुझे अकेला ही रोना है, अकेला ही सहना है। सब तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जा सकते हैं आप। लड़की ने तल्ख़ी से कहकर सर झटक दिया। आँसू साफ़ नहीं कर सकता क्योंकि इसका हक़ नहीं रखता मैं। हाँ, आँसू देने वालों की चमड़ी उधेड़ सकता हूँ। बताओ किसने रुलाया आपको? मैंने कब कहा कि मैं रो रही हूँ? इसने बहुत से आँसू अंदर उतार कर चेहरा उठाया तो वली मुस्कुराया। उफ़! क्यों मुस्कुराता था वो ऐसे? अमर को लगता था वो पिघल जाएगी। कहा तो मैंने भी नहीं है। रोने की बात तो आपने की थी। वैसे भी जो आँसू बाहर नहीं अंदर गिरते हैं वो आँखों को सुर्ख़ कर जाया करते हैं। क्या आप जानती हैं आपकी आँखें इस वक़्त कैसा मंज़र पेश कर रही हैं? वो पलकें झपकाती उठी थी। सिल्क की कमीज़ फिसल कर पैरों से ज़रा ऊपर तक गिर पड़ी थी। सिल्वर की सिक्कों वाली बालियाँ हिलकोरे लेने लगी थी। वली ने इसकी हशर सामानियों से निगाह चुराई थी। हाँ, ठीक ही है मेरी आँखें, क्या हुआ इन्हें? इसने शहद रंग आँखों में इस पर जमाई तो वली हल्का सा हँस दिया। फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तो जस्ट एक बात कही थी, क्या वाक़ई आपने अंदर आँसू उतारे हैं? उफ़! अमल के कानों से धुआँ निकलने लगा। ये लड़का ना मार खाएगा इससे। वली बहुत शुक्रिया ये मेरा सारा मूड ख़राब करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपकी मदद का कि मैं 2 घड़ी ठीक से यहाँ बैठ भी नहीं सकी। भाड़ में जाओ जाओ आप और आपकी हमदर्दी। रो क्यों रही थीं आप? वली बहुत संजीदा आवाज़ ने इसके कदमों को रोक लिया था। इसने पलट कर इसका चेहरा देखा। वो बहुत से
इसका चेहरा जाँच रहा था। कब रो रही थी मैं? अमन, मैं पूछ रहा हूँ कि हवेली से आने के बाद क्यों रो रही थी आप? किसी ने कहा है कुछ आपसे? वो जो इसे ऐसा देखता तो लगता था कि सभी जान लेगा। वो ताई जान ने बहुत बुरी तरह बात की थी मुझसे। आहिस्ता से कहा तो वली ने सर ये झुके सर को अफ़सोस से देखा। इंसान कभी नहीं बदला करते, कभी नहीं। तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? बहुत नरम इस्तफ़ार किया था। उन्होंने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की वली, कभी भी नहीं। उन्होंने मुझे बहुत गलत कहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन्हें क्या जवाब दूँ, इसलिए तो आप रोने लग गई हैं। इसने इसकी बात काटी तो उसका सर कुछ और झुक गया। जाए अपने कमरे में, और आइंदा अगर कोई आप इससे ऐसी बात करे तो समझा करे कि आगे वली है और इन्हें सीधा कर दिया करे कर दे। जैसे खुश अखलाक़ी के साथ मुझसे पेश आती है, इनके साथ भी ज़रा पेश आएँ। सच बता रहा हूँ, आइंदा भूले से भी बात नहीं करेंगी आपके सामने। वो एकदम ज़ोर से हँस पड़ी। वली इसे देखता मुस्कुराया। आपको बुरा लगता है मेरा ऐसे बात करना? आपके यहाँ हमारी लड़की आसमान पर दमकती चाँद की माने चमक रही थी। नहीं जी, मैं घंटों-घंटों एन्जॉय करता हूँ इन इज़्ज़तदार लम्हात को। वो और हँस दी। आइंदा ख़्याल रखूँगी। इसने मुस्कुराहट दबाकर चेहरा उठाया। वो इससे लंबा था। चलिए मैं कोशिश करूँगा यकीन करने की इस बात पर। आप जाएँ, मैं अपने कमरे में, ठंड बहुत बढ़ गई है बाहर। इसने हाथों को लपेटते हुए कहा तो अमल को सर्दी का एहसास हुआ। वली की मौजूदगी ने गोया हर शय पर पर्दा डाल दिया था। हर शय पस मंज़र में चली गई थी। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? इसने अपनी आँखों में कैद करते हुए सोचा, फिर संभली। आप भी जाएँ कमरे में, बाहर बहुत ठंड हो रही है। और फिर पलट गई। वो वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा और फिर इसके कमरे के पार गुम हो जाने के बाद अपने कमरे में चला आया। कत्थई जोड़े वाली लड़की चली गई, मगर वो इसे भी अपने साथ ले गई थी।